The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। तो आज की कहानी है टाइगर नागेश्वर राव मूवी के बारे में, जो कि साउथ की है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं इंडिया के कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स को इंडिया के आईबी ऑफिसर राघवेंद्र राजपूत मिलने के लिए बुलाते हैं इमरजेंसी में, और ये मीटिंग होती है टाइगर नागेश्वर राव के बारे में। वहाँ पे डीएसपी विश्वनाथ राजपूत सर को बताते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव से बड़ा चोर शायद ही कोई रहा होगा, क्योंकि डीएसपी कभी टाइगर के इलाके में पोस्टेड थे। और ये भी बताते हैं कि वो चोरी करने से पहले ही पुलिस वालों को बता देता था कि हम चोरी करने वाले हैं। फिर कहानी जाती है फ्लैशबैक में। वहाँ डीएसपी शास्त्री दिखाए जाते हैं, जिनके पास कॉल आता है टाइगर का, और वो बोलता है कि आज हम लोग अनाज से भरी मालगाड़ी लूटने वाले हैं, दम है तो रोक लो। फिर डीएसपी सारे थानों में खबर पहुंचा देते हैं और स्टेशन पर पुलिस की तगड़ी फोर्स पहुंच जाती है। फिर डीएसपी और बाकी पुलिस वालों को लगता है कि अब नागेश्वर का चोरी करना नामुमकिन है, पर उधर नागेश्वर स्टेशन से काफी दूर नदी के पुल के ऊपर अपने साथियों के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही ट्रेन आती है तो ट्रेन को चलते चलते पुल से ही सारा अनाज लूट लेते हैं। नागेश्वर के सारे साथी अनाज लेकर वहां से निकल जाते हैं, पर दो पुलिस वाले नागेश्वर को पकड़ लेते हैं। और जब ये खबर पुलिस वालों तक पहुंचती है कि नागेश्वर पकड़ा गया और अगले स्टेशन पर उसको लेके आ रहे हैं, पर जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है तो दोनों पुलिस वाले जिनने उसे पकड़ा होता है वो बेहोश मिलते हैं और नागेश्वर कुली बन के पुलिस वालों के सामने से ही निकल जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और एक आदमी आके बताता है कि हमने नागेश्वर राव की सारी क्रिमिनल फाइल्स तैयार कर ली है। और राजपूत सर जाके देखते हैं कि फाइल्स बहुत ज्यादा हैं, तो पूछते हैं ये आदमी कब से क्राइम कर रहा है। तब शास्त्री बताते हैं उसने 8 साल की उम्र से अपराध करना शुरू कर दिया था और उसका पहला क्राइम था मर्डर। फिर कहानी पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि नागेश्वर के पिता अपने गांव के जमींदार याला मांडा से अपने साथियों की मेहनत का पैसा मांग रहे थे, मगर याला मांडा पैसे नहीं देता और वहां से भगा देता है। तो नागेश्वर के पिता बोलते हैं हम लोग तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। फिर वो लोग अपने दोनों बेटों के साथ रात में एक घर में चोरी करने के लिए जाते हैं और एक दीवार में बड़ा सा छेद करके चोरी करके आ जाते हैं, मगर वापसी में वहां पे उस घर के नौकर नागेश्वर के पिता को पकड़ लेते हैं। तो नागेश्वर अपने पिता का सर काट देता है जिससे उसकी पहचान ना हो और वो लोग पकड़े ना जाएं, और वहां से सारा लूट का माल लेके निकल जाता है। और ये कहानी सुनने के बाद राजपूत सर की हालत खराब हो जाती है और वो बोलते हैं ये किस तरीके का आदमी है यार। तब शास्त्री बताता है नागेश्वर राव को जानने से पहले आपको स्टुअर्टपुरम के बारे में जानना होगा। पहले के टाइम में कुछ लोग जंगल में जानवरों का शिकार करते थे, फिर वो लोग इंसानों को भी मार के लूटने लगे। तो स्टुअर्ट नाम के एक ब्रिटिशर ने एक गांव बनाया स्टुअर्टपुरम, और ये लोग वहीं रहने लगे। और उनका लीडर था गज्जाला प्रसाद, और वो इन सब चोरों को ट्रेनिंग दिया करता था। अब एक दिन गज्जाला प्रसाद अपने स्टूडेंट को एक चुनौती देते हैं और कोई बच्चा उस चुनौती को पूरा नहीं कर पाता। फिर नागेश्वर राव आते हैं और आके उस चुनौती को सॉल्व करते हैं। तब 14 साल की उम्र से नागेश्वर गज्जाला प्रसाद के अंडर ट्रेनिंग लेना शुरू करता है, और ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हर बच्चे को गधे का खून पिलाया जाता है, जिससे उनका स्टेमिना बूस्ट हो और उनकी ट्रेनिंग ज्यादा समय तक चल सके। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर पार्टी हो रही होती है। वहाँ 3 लीडर जिनका अलग अलग इलाका होता है वो अपनी अपनी बोली लगा रहे हो कि कौन कहाँ चोरी करेगा, और जिसकी ज्यादा बोली होती है वो जीत जाता है। और ये सब हो रहा होता है याला मांडा के अंडर। अब वो वहाँ का एमएलए बन गया होता है और उससे वहाँ हर कोई डरता है। फिर वहाँ एंट्री होती है नागेश्वर की। अब वो बड़ा हो गया था, बट वो अभी भी वहाँ के लीडर के अंडर ही काम करता है, मगर उसका मन होता है कि वो उन 3 लीडर्स में एक चौथा लीडर बन जाए। तभी वहाँ एक सेठ आता है और याला मांडा से बोलता है कि तुम कैसे भी करके मेरा माल कस्टम से निकाल के ला दो, हम तुमको 20% देंगे। तब याला मांडा का भाई बोलता है कि चाहे 40% ही क्यों ना दे दो, हम ये काम नहीं करेंगे, हम लोग चोरी करते हैं और सरकारी काम में दखल नहीं देते। तब नागेश्वर पीछे से बोलता है कि हम 50% लेंगे और तुम्हारा माल निकाल लाएंगे। तब याला मांडा बोलता है अबे ये कोई हलवा है क्या कस्टम से माल निकालना, और ये भी बोलता है अगर तूने ऐसा कर दिया तो तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो मेरा मुंह पीने के लिए तैयार रहना। तब नागेश्वर बोलता है माल तो हम निकाल देंगे और तुमको यहाँ चौथी कुर्सी लगानी पड़ेगी मेरे लिए, जिससे हम भी चौथे लीडर बन सके। और अगले दिन सब लोग वेट कर रहे होते हैं नागेश्वर का, और याला मांडा बोलता है कि वो नहीं आएगा। तभी नागेश्वर वहाँ माल लेकर पहुंच जाता है और उसको देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कैसे नागेश्वर और उसके दोस्तों ने कस्टम गोदाम में आग लगा दी और खुद ही फायरमैन बन के वहाँ पहुंचे और सारा सोना निकाल लाए। फिर याला मांडा भी उसको कुर्सी दे देता है और वो सेठ भी उसको आधा हिस्सा दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और जाते जाते बोलता है लाइफ में कभी भी मदद चाहिए हो तो बताना। और यहाँ से नागेश्वर पावर में आना शुरू होता है। और फिर ऐसे ही नागेश्वर काफी सारे इलीगल काम करता है और कुछ टाइम बीत जाता है। फिर वो अपने भाई के केस की वजह से कोर्ट जाता है और वहाँ उसे एक प्रोस्टिट्यूट
प्रोस्टिट्यूट दिखती है और वो उससे बात करने लगता है, और जब वो मना करती है तो वो उसे एक लात मार देता है। फिर ये देख के एक पुलिस वाला वहाँ आ जाता है जो कि बहुत खतरनाक था। उसने पुलिस कस्टडी में काफी सारे लोगों की जान ली होती है और फिर दोनों की काफी तगड़ी लड़ाई होती है और नागेश्वर गुस्से में उस पुलिस वाले की आंख फोड़ देता है। तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं और उसको वहाँ से ले जाते हैं। फिर शाम को सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तब नागेश्वर बोलता है कि हम कब तक छोटी छोटी चोरी करते रहेंगे, एक बड़ी चोरी करते हैं जिसके बाद हमें आगे चोरी ना करनी पड़े। तब उसका भाई जो कि जेल से छूट के आया होता है वो बताता है कि उसे जेल में पता चला है कि वहाँ कहीं 300 किलो सोना आने वाला है। तो फिर ये लोग जाके बंदूकों का इंतजाम करने के लिए एक आदमी से मिलते हैं ट्रेन में, और वहाँ नागेश्वर को सारा नाम की एक लड़की मिलती है और ये उसके प्यार में पड़ जाते हैं और वो इनको जरा भी भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नागेश्वर कॉलेज में कुछ स्टूडेंट से मिलने जाता है जो कि उसी के गाँव के होते हैं, और वो इन लोगों की तंबाकू की फैक्ट्री की अर्जी भी मंजूर करवा देता है। और ऐसा क्यों होता है ये आगे पता चलेगा। और वहाँ हमको फिर से सारा दिखती है और हमको पता चलता है उसकी शादी होने वाली थी, मगर नागेश्वर ने जाके उसके दहेज के पैसे चुरा लिए और शादी टूट गई। इसकी वजह से उसको वापस कॉलेज आना पड़ा। फिर वो जाके सारा को सारी बातें सच सच बता देता है और उसको उसके पैसे वापस कर देता है। सारा गुस्से में आके उसको थप्पड़ मार देती है। फिर नागेश्वर बोलता है हम तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए पैसे वापस कर दिए और फिर भी तुम हमको गलत समझ रही हो। फिर सारा चुपचाप वहाँ से चली जाती है और सारा को भी कहीं ना कहीं उससे प्यार हो ही जाता है। फिर एक दिन याला मांडा का भाई सारा के घर जाता है और उसके पापा से उधार दिए पैसे वापस मांगता है और वो बोलते हैं कि वो जल्द ही पैसे वापस कर देंगे। तो काशी सारा को पकड़ के ले जाने लगता है और बोलता है जब पैसे दे देना तो अपनी लड़की ले जाना, तब तक ये मेरे पास रहेगी। तभी वहाँ नागेश्वर आ जाता है और सब पे बंदूकें तान देता है। तब काशी का साथी उससे कहता है अभी यहाँ से चलो, हम इसको बाद में देख लेंगे। फिर नागेश्वर फायर करके ऐलान करता है कि आगे से स्टुअर्टपुरम का सारा टैक्स उसके पास ही जमा होगा। ये देखकर सारा नागेश्वर से इंप्रेस हो जाती है और उसके बाद नागेश्वर के आदमी 300 किलो सोना चुराने के लिए वहाँ के एक आदमी को किडनैप कर लेते हैं और उससे मार मार कर सारा सच निकलवा लेते हैं कि सोना कब और कहाँ आने वाला है। फिर ये सब जानने के बाद वो लोग प्लान बना रहे होते हैं, तभी वहाँ सारा आ जाती है और बताती है कि उसके पापा ने उसकी शादी फिक्स कर दी है, वो भी 2 दिन में। तो नागेश्वर बोलता है कि अभी तुम यहाँ से जाओ, परसों रेलवे स्टेशन पे आकर मिलना, हम लोग भागकर शादी कर लेंगे। तो सारा बोलती है तुम मेरे लिए एक दिन रुक नहीं सकते। तो नागेश्वर मानता नहीं है और उसको परसों का वादा करके भेज देता है। फिर नागेश्वर रात को उसी पोर्ट पर पहुंचता है और वहाँ रखे सोने के बॉक्स को मछलियों के बॉक्स से बदल देता है। और वो लोग जब वहाँ से निकलने लगते हैं तब उनको पता चलता है कि उनके 2 साथी पकड़े जा चुके हैं और नागेश्वर जाके अपने साथियों को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ता है और 1-2 गोलियां भी चला देता है। फिर वहाँ से दोनों को निकाल ले जाता है और उधर सारा अपना सामान पैक करके स्टेशन पर वेट कर रही होती है और ये लोग देखते हैं कि रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है इन्हीं लोग के लिए। तो नागेश्वर अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोग जाके सोना वहीं छुपाओ जहाँ हम लोगों ने तय किया था, और वो खुद चला जाता है स्टेशन। और स्टेशन पहुंच के जैसे ही वो ट्रेन में बैठने जा रहा होता है वहाँ पे काशी और पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और नागेश्वर को पकड़ लेते हैं। तब सारा बोलती है कि हमने तुमसे बोला था एक दिन रुक जाओ, मगर तुम नहीं माने, तुमको सोना चुराना ज्यादा जरूरी था। और ये बोल के ट्रेन के सामने कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। फिर सीन प्रेजेंट में पहुंच जाता है और शास्त्री बताता है पुलिस वालों के बहुत टॉर्चर के बाद भी नागेश्वर ने सोना कहाँ छुपाया है नहीं बताया और मार खाता रहा। ये वारदात मद्रास की थी तो उसे तमिलनाडु पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया और उसे 14 साल की जेल हो गई। कुछ टाइम बाद वो भयंकर सिक्योरिटी होने के बाद भी जेल से भाग निकला। जब इंक्वायरी हुई तो पता चला 20 फीट ऊंची दीवार कूद कर वो भाग गया। और ये सुनते ही राजपूत सर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये किस तरीके का आदमी है, तो कुछ भी कर सकता है। और फिर वो शास्त्री को बताते हैं कि इस लेटर में उसने पीएम को चैलेंज दिया है कि वो उनके घर में चोरी करेगा, इसलिए हम उसके बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। फिर वो लोग पीएम रेसिडेंट जाते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। फिर अगले दिन सब कुछ सही जा रहा था और राजपूत सर को लगता है कि नागेश्वर नहीं आने वाला और पीएम मैम अपने काम से निकल जाती है। तभी राजपूत सर देखते हैं कि एक नौकर चाय लेकर पीएम के कमरे में जा रहा है और जाकर देखते हैं तो पीएम मैडम वहीं होती हैं। तो वो कॉल करके तुरंत पीएम मैडम का काफिला रुकवा देते हैं और जाकर देखते हैं तो सच में पीएम मैडम ही होती हैं कार में। घर पे नागेश्वरी पीएम मैम बन के आया होता है और वो वापस आके बोलते हैं हमने से कोई ना कोई मिला जरूर है उससे, क्योंकि बिना किसी की मदद के वो यहाँ आ ही नहीं सकता। और सारा का सारा शक जाता है शास्त्री पर, क्योंकि उसके साथ आया हुआ पुलिस वाला गायब था। और फिर शास्त्री बोलता है मुझे लेने एयरपोर्ट पर जो पुलिस वाला आया था उसने बोला था कि वो दिल्ली पुलिस से है। असल में नागेश्वरी दिल्ली पुलिस बन के उसके साथ पीएम के घर तक पहुंच गया था। और फिर पीएम उन सब की इज्जत उतार देती हैं और बोलती हैं ऐसे तो वो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो रिजर्व बैंक को लूट सकता है। वो मेरे लिए एक लेटर छोड़कर गया है, उसमें उसने लिखा है कि मैंने आपकी एक छोटी सी चीज चोरी करके लेके जा रहा हूँ और मेरा नाम टाइगर नागेश्वर राव है। और फिर नागेश्वर राव की तलाश शुरू हो जाती है और उधर गाँव में सीआई मौली पुलिस वाला उसके बारे में पूछ रहा होता है
और वो एक बच्चे को गोली भी मार देता है और उसकी नजर एक बुढ़े आदमी पर पड़ती है तो हम देखते हैं वो तो अपने राजपूत सर है। वो रूप बदल के सच का पता लगाने आए थे। उसके बाद वो सीधा जाके वहाँ के लीडर गज्जाला प्रसाद से मिलते हैं और वो उनको भूखा समझ के खाना खिलाता है। फिर राजपूत सर गज्जाला प्रसाद से पूछते हैं वो पुलिस वाले नागेश्वर के पीछे क्यों पड़े हैं, क्या वो बहुत बड़ा अपराधी है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ उन लोगों को स्टुअर्टपुरम में भेजा गया था। उस गाँव में ना तो काम था ना ही खेती के लिए अच्छी जमीन, तो वो लोग वापस जंगल में जाने लगते हैं मगर सरकार उनको जाने नहीं देती, तो वो लोग चोरी करने लगते हैं अपना पेट पालने के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है कि पुलिस वाले बाहर के चोरी के केस भी वहीं के लोगों पर डालने लगते हैं मात्र 50-60 रुपए में, क्योंकि जो असली चोर होते थे वो चोरी का एक हिस्सा पुलिस वालों को पहले ही दे देते थे। और इस बार एक छोटा बच्चा 60 रुपए के लालच में चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और थाने में एक बड़ा अधिकारी आता है और उस बच्चे को बहुत मारता है और वो बच्चा मर जाता है। फिर पुलिस वाले उसको वापस गाँव में फेंक देते हैं। फिर वहाँ नागेश्वर आता है और उस बच्चे की मम्मी बताती है ये पढ़ने के लिए जेल गया था मगर इन लोगों ने उसे मार डाला। फिर नागेश्वर वहाँ आए पुलिस वालों को गिरा गिरा के मारता है और बोलता है अब से कोई बच्चा पैसों के लालच में और झूठे इल्जाम में जेल नहीं जाएगा। फिर नागेश्वर सभी बच्चों को स्कूल लेके जाता है तो वहाँ पे टीचर उनको पढ़ाने से मना कर देता है और बोलता है कि ये सब चोर है। फिर नागेश्वर उन टीचर को समझाता है तो टीचर भी मान जाते हैं। फिर नागेश्वर उनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाने को तैयार हो जाता है। फिर काफी टाइम बीत जाता है और वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन नागेश्वर को पता चलता है कि उन बच्चों को कोई भी नौकरी पर नहीं रख रहा क्योंकि उनके घर वालों का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। तब नागेश्वर राव बोलता है कि हमें अपने लिए रोजगार खुद ही बनाना होगा। फिर वहाँ पे एक लड़की आइडिया देती है कि हम लोग तंबाकू की फैक्ट्री खोल सकते हैं, उसमें सबको रोजगार मिल जाएगा। इसीलिए शुरुआत में वो लोग फैक्ट्री की परमिशन लेने गए होते हैं और हमें पता चलता है इसीलिए नागेश्वर फैक्ट्री के लिए ही सोना चुराने जाता है जिससे बच्चों को रोजगार मिल सके और इसी चक्कर में उसका प्यार भी उससे छिन जाता है। फिर राजपूत सर पूछते हैं अगर वो इतना अच्छा आदमी था तो उसने 40 लोगों को क्यों मारा। फिर गज्जाला प्रसाद बताते हैं नागेश्वर जब जेल गया था तो उसको लग रहा था कि उसके आदमी और बच्चे मिलकर फैक्ट्री खोल लेंगे, मगर एक दिन उसका एक दोस्त जेल में आकर उसको बताता है कि याला मांडा और उसके भाई काशी ने मिलकर गाँव के 4 लड़कों को बहुत मारा और उनसे सोने का पता पूछा और ना बताने पर एक लड़की को उनके सामने नंगा कर दिया और उस लड़की ने सुसाइड कर ली। फिर सारे लड़कों को बहुत बेरहमी से मार देता है मगर लास्ट में एक लड़का मजबूरी में सोने का पता बता ही देता है। ये सब सुनने के बाद उसी रात नागेश्वर जेल से भाग निकलता है और जाके काशी और उसके लोगों का गला काट देता है और याला मांडा की छाती में कुल्हाड़ी मार देता है और वहां से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और राजपूत सर बोलते हैं अच्छा इसलिए पुलिस वाले नागेश्वर के पीछे पड़े हैं। तब गज्जाला प्रसाद बताते हैं कि टाइगर के पिता की दोस्त की लड़की टाइगर को पसंद करती थी इसलिए उन दोनों ने शादी कर ली। फिर पता चला याला मांडा भी जिंदा है और वो स्टुअर्टपुरम के बच्चों को झूठे केस लगवा के उनको जेल भिजवाना चाहता था जिससे उसका बदला पूरा हो जाए। तब वहाँ नागेश्वर आता है और उन सब पे और पुलिस वालों पे बारूद फेंक के बोलता है बोलो तो तुम लोग को अभी जला दे, मगर फिर बोलता है जाओ माफ किया, जिस दिन हमारी फैक्ट्री की ओपनिंग होगी उस दिन तुमको मारेंगे। फिर टाइगर के जाने के बाद याला मांडा का आदमी उसे सीआई मौली के बारे में बताता है कि वो टाइगर का जानी दुश्मन है और यहाँ हमको शुरुआत की असली बात पता चलती है कि रियलिटी में सीआई मौली ने उस प्रोस्टिट्यूट को मारा था। तब टाइगर और उसकी लड़ाई हुई थी और ये सारा झूठ सीआई मौली ने अपनी एफआईआर में लिखा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और एक आदमी आके गाँव वालों को बताता है कि सीआई मौली को टाइगर की वाइफ का पता चल गया और वो उसे पकड़ने के लिए यहाँ आ रहा है। तभी वो लोग उसे कुएं से बाहर निकालते हैं, तब तक मौली वहाँ पहुँच जाता है और उसे हथकड़ी लगा देता है। फिर राजपूत सर उसको बचाने के लिए आगे आते हैं, तब तक वहाँ हेमलता जी आती हैं जिन्हें सब लोग प्यार से अम्मा बुलाते हैं और वो आते नागेश्वर की वाइफ को बचा लेती है और अपने साथ ले जाती हैं। फिर राजपूत सर अम्मा के बारे में पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सोशल वर्कर है और वो उस गांव को सुधारने के लिए ही आई थी और जब वो टाइगर से मिली तो उनने टाइगर से वादा किया था कि वो सारी सुविधाएं गांव में लाएंगी और उसकी तंबाकू की फैक्ट्री भी खुलवाएंगी। फिर टाइगर ने भी वादा किया कि फैक्ट्री खुलते ही वो पुलिस वालों को सरेंडर कर देगा। इसके बाद अम्मा उस गांव के लिए काम करने लगती हैं और फिर उधर मौली नागेश्वर के आदमी को ढूंढ ढूंढ के मारने लगता है और अम्मा की कोशिशों से गांव में सड़क और बिजली आ जाती और ये बातें सुनने के बाद राजपूत सर वहां से चले जाते हैं। फिर टाइगर के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं और उनको देख के वो काफी खुश होता है तो उसकी वाइफ बोलती है अब तो फैक्ट्री भी खुल जाएगी, तुम जेल चले जाओगे। तो टाइगर बोलता है नहीं। फिर वो बोलती है जेल ही चले जाओ वरना ये लोग तुमको मार देंगे। अब यहाँ बस्ती में पुलिस वाले टाइगर को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि अम्मा ने अपना वादा पूरा कर दिया था। तब टाइगर की वाइफ आती है और बोलती है हम आपको उनका पता बता देंगे मगर आप लोग वादा करो उनको जान से नहीं मारो। और पुलिस वाले उसका पता पूछकर वहां से चले जाते हैं और फिर जंगल में टाइगर अपने इकलौते दोस्त के साथ जा रहा होता है। तब पुलिस वाले उस पर पीछे से गोलियां चलाने लगते हैं और टाइगर का आखिरी दोस्त भी मारा जाता है और इधर गांव वाले भी बोलते हैं चलो अच्छा हुआ टाइगर मरेगा तो हम शांति से रह पाएंगे। फिर गज्जाला प्रसाद सबको बताते हैं कि यहाँ बिजली और सड़क अम्मा की वजह से नहीं टाइगर की वजह से भी आई है
क्योंकि सरकार उसको अंधेरे में नहीं पकड़ पाती, तो लाइट का इंतजाम करना पड़ा और पुलिस की गाड़ी फंस जाती थी तो पक्की रोडें बनवानी पड़ी। टाइगर हमेशा बोलता था, अगर समस्या का समाधान ना हो तो खुद ही समस्या बन जाओ, और अम्मा को लाने वाला भी टाइगर ही था। और उधर पुलिस वाले टाइगर को बहुत सारी गोलियां मार देते हैं, मगर वो जैसे तैसे वहां से भाग निकलता है, पर वो लोग उसे पकड़ के फैक्ट्री में बांध देते हैं। वहां यालामांडा भी आ जाता है और बोलता है, तुम्हारे मरने के बाद हम ये फैक्ट्री बनने नहीं देंगे, और ये देखो फैक्ट्री का स्टे ऑर्डर सीएम ने भेजा है। तब यालामांडा के पास कॉल आता है और उससे बोला जाता है कि तुमको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है और अब तुम एमएलए नहीं रहे। फिर टाइगर बताता है ये ऑर्डर पीएम ने भेजा है, और फिर वहाँ टाइगर सबको मार देता है और यालामांडा और सीआई मौली को भी मार देता है। यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। अब हम भी चलते हैं, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और अगर आप चाहते हैं किसी मूवी की कहानी सुनना तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय जय श्री राम, राधे राधे।